मुझे तब दुख होता है, देश के अंदर जितने भी महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर हैं उनमें और दूसरे देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं लगी हैं, लेकिन पूरे देश में हिंदू समाज के लोग मंदिरों में पूजा अर्चना करने जाते हैं, अपने परिवार को लेकर जाते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर में मुझे आज तक कोई भी जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हैं वो अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर नहीं आए। इसका मतलब क्या वो हमें अपने समाज का हिस्सा नहीं मानते? तो इस पे गंभीरतापूर्वक सोचने की जरूरत है। क्यों नहीं मानते, इसके कारण को समझने की जरूरत है। 1911 से पहले जितने भी जातिगत जनगणनाएं हुई हैं, उन जातिगत जनगणनाओं में हमारे लोगों के नाम के साथ जाति के कॉलम में हमारी जाति और धर्म के कॉलम में अछूत लिखा जाता था। ये जान के आपको शायद ताज्जुब भी हो, लेकिन ये नेशनल आर्काइव्स में आंकड़ों में दर्ज है। हाँ, मतलब हमारे नाम के सामने जाति के कॉलम में जाति और धर्म के कॉलम में अछूत। 1911 में पहली बार धर्म के कॉलम में अछूत के स्थान पर हिंदू लिखा गया। तो इसका क्या मतलब लगाएं हम? हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार हो, हमारे किसी भाई की हत्या हो, थाने में हो या बाहर हो, तो 10 लाख रुपए मुआवजा। और अगर जिस समाज ने हमारा हजारों साल तक शोषण किया उनकी हत्या हो तो 40 लाख और 1 करोड़ रुपए मुआवजा, और साथ में क्लास 1 की नौकरी या दूसरी नौकरी। तो ये भेदभाव क्यों? इस भेदभाव का कारण क्या है? क्या ये जानने की जरूरत नहीं है? क्या हमारे लोगों को इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए? हम लोग भारत के मूल निवासी हैं। भारत को बनाने में हमारे बुजुर्गों ने अपना पूरा जीवन लगाया है। अब से लगभग 550 साल पहले दुनिया को सिख धर्म मिला, लगभग 1400 साल पहले दुनिया को इस्लाम मिला, लगभग 2000 साल पहले दुनिया को ईसाई धर्म मिला, लगभग 2550 साल पहले दुनिया को बौद्ध धर्म मिला, लगभग 2500 साल पहले दुनिया को जैन धर्म मिला, लगभग 3500 साल पहले दुनिया को सनातन धर्म मिला। सनातन धर्म से पहले पूरे दुनिया में कोई धर्म नहीं था, लेकिन इंसान था और हमारे पूर्वज थे। और मुझे आप सबके सामने ये बात करते हुए अपार खुशी होती है कि हड़प्पा संस्कृति हमारे बुजुर्गों की बसाई हुई संस्कृति थी। 200 नगर हमारे विकसित शहर थे उस वक्त, और उन 200 नगरों में नाले ढके हुए होते थे। हड़प्पा संस्कृति के इतिहास को पढ़ लेना, उस वक्त नाले ढके हुए होते थे, घरों में कुएं होते थे, टॉयलेट होते थे। आज स्वच्छता अभियान की और टॉयलेट बनाने की बात की जा रही है। हमारी संस्कृति में तो घर घर में टॉयलेट थे, लेकिन हमारी संस्कृति को निस्तनाबूद किया गया, 200 नगर को बर्बाद किया गया। याद कीजिए सम्राट अशोक के टाइम को। सम्राट अशोक के टाइम पर भारत बौद्धमय था, लेके म्यांमार से काबुल कंधार तक पूरा भारत बौद्धमय था। हमारे बुजुर्ग बौद्ध थे। आज देश के किसी भी हिस्से में अगर कहीं खुदाई होती है, तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं निकलती हैं। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान का और अमेरिका का युद्ध हुआ, तो वहां अफगानिस्तान में बेमियान के अंदर पूरे शिला के अंदर बुद्ध की मूर्ति थी, जिसको तोप से तोड़ने में 1 महीना लगा। तो हम लोग अपने बुजुर्गों के इतिहास को पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है, समझते नहीं है। हमारा इतिहास तो बहुत गौरवशाली है। तो फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने हमारे इतिहास को खत्म करके, हमारी संस्कृति को खत्म करके, और ये जाति पर आधारित, वर्ण व्यवस्था पर आधारित व्यवस्था जिसमें शोषण है, जिसमें न्याय नहीं है, जिसमें जाति के आधार पर उत्पीड़न है, जिसमें कोई व्यक्ति जन्म से नीच और कोई जन्म से ऊंच है, किसने बनाया ये सब? क्या हमें ऐसी संस्कृति को मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए जो हमारे मेहनत कर समाज के लोगों को नीच बनाए, जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार कर दे, जो हमारे भाइयों को कत्ल करे,
ऐसी संस्कृति की हमें जरूरत नहीं है। हमें समता चाहिए, न्याय चाहिए, भाईचारा चाहिए, शांति चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, शील चाहिए। तो हमें अपने गौरवशाली भारत के इतिहास को जानने और समझने की जरूरत है। अमेरिका के अंदर जातियां नहीं है, चाइना के अंदर जातियां नहीं है, जापान के अंदर जातियां नहीं है, कोरिया के अंदर जातियां नहीं है, रसिया के अंदर जातियां नहीं है, इंग्लैंड में जातियां नहीं है, फ्रांस में जातियां नहीं है, ऑस्ट्रिया में जातियां नहीं है, फिनलैंड में जातियां नहीं है, पूरे दुनिया के अंदर कहीं जातियां नहीं है। केवल भारत में जाति है। तो जाति किसने बनाई और क्यों बनाई, और उस जाति के बनने से किसको फायदा और किसको नुकसान हुआ, क्या इसको समझने की जरूरत नहीं है? धर्म के आधार पे देश के 90% लोगों को धर्मशास्त्रों में लिख के 3,500 साल तक पढ़ने लिखने से दूर रखा, व्यापार करने से दूर रखा, संपत्ति अर्जित करने से दूर रखा। क्या इस साजिश को समझने की जरूरत नहीं है? चमचागिरी करने से किसी का काम नहीं चलेगा। हम किसी भी पार्टी में हो, हम सबको अपने समाज की लड़ाई को लड़ना होगा। न्याय केवल दूसरे को नहीं, न्याय अपने समाज के लिए भी चाहिए, अपनी बहन बेटी के लिए भी चाहिए। वरना क्या फायदा मंत्री और एमपी एमएलए बनने का? क्या इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रिजर्वेशन देकर गए? लेकिन आज दुख की बात है, जब हमारे लोगों के साथ अन्याय होता है और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर समाज के दुख दर्द की बात को भी मजबूती से नहीं उठाते। इतनी गुलामी करके क्या मिलेगा? मंत्री बन जाओ, सांसद बन जाओ, एमएलए बन जाओ, फिर उसके बाद क्या? कोई है आज तक जो कुर्सी परमानेंट जिसकी रही हो? कुर्सी टेम्परेरी होती है, लोग आते जाते रहते हैं। और कभी कुर्सी बड़ी नहीं होती, व्यक्ति का विचार बड़ा होता है। व्यक्ति अपने विचार से, अपनी विद्वता से कुर्सी को भी बड़ा कर देता है। और व्यक्ति का अगर आचरण बुरा हो, व्यक्ति का कैरेक्टर खराब हो, तो वो बड़े से बड़ी कुर्सी को भी शर्मसार कर देता है। हमें चरित्र निर्माण करना चाहिए। जो अभी हमारी बेटी बहन डॉक्टर अर्चना बोल रही थी, उसने पीएचडी किया ना, करके दिखाया ना। आज दिक्कत ये हमारे समाज की बहन बेटियां जो पीएचडी कर ले, ग्रेजुएशन करके अच्छी जगह सेटल होती हैं, उनके लिए लड़के नहीं मिल रहे। आप देख लो समाज में जाकर, वाल्मीकि समाज में लड़की अगर पढ़ जाती है, उसके लिए लड़के नहीं मिल रहे। तो हम किस दिशा में जा रहे भाई? क्या हमें अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए? हमारा रास्ता केवल पढ़ने से है। पहले तो ये समझ लेना, इतनी लंबी गुलामी पूरे दुनिया में किसी की नहीं रही। हमारे समाज की गुलामी 3,500 साल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण हमारे लोगों को शिक्षा से दूर रखना, संपत्ति से दूर रखना, व्यापार से दूर रखना। इसकी वजह से हम लोग पिछड़ गए। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने उस समस्या को समझा, उसका निदान किया, हमारे पढ़ाई लिखाई के रास्ते खोले, हमारे सरकारी नौकरी के रास्ते खोले, हमारे सत्ता तक पहुंचने के रास्ते खोले। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो छिना है, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें आभास है तुम्हारा क्या चला गया? आज आपसे एजुकेशन छीन ली गई है। आज आपसे एजुकेशन छीन ली गई है। पूरे देश के अंदर पिछले 15 से 20 सालों के अंदर लगभग 2 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। पता है आपको? क्या जनसंख्या कम हो गई है? जब देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या स्कूल खुलने नहीं चाहिए थे? सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं। और उसकी फीस इतनी ज्यादा है कि हमारे समाज के बच्चे अपने पढ़ नहीं पाएंगे। कोई बच्चा सरकारी स्कूल से मेहनत करके, अपनी मेहनत से अगर इंजीनियरिंग में या मेडिकल में आ जाता है, इंजीनियरिंग के अंदर आपको जान के ताज्जुब होकर दुख भी होगा, इंजीनियरिंग के अंदर 2,10,000 रुपया फीस इंजीनियरिंग के अंदर है सरकारी कॉलेज में। क्या हमारे समाज के 99% के लोग अपने बच्चों की 1 साल की 2,10,000 रुपए की फीस जमा कर सकते हैं क्या? तो क्या सरकारों को दिख नहीं रहा? या जानबूझ के इतनी महंगी पढ़ाई कर दी कि हमारे बच्चे पढ़ ना पाए? और दूसरी तरफ जो नौकरी लगती थी, नौकरी छीन ली, ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी। आज ठेके पे भर्ती हो रही है। जिस आदमी की तनख्वाह 50,000 होनी चाहिए, वो ठेके पे काम कर रहा है, उसको 10,000 रुपये, 8,000 रुपये मिल रहे हैं। और अगर वो बोलता है तो उसको कह देते कल से मत आना। तो आपका रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया भाई। 3rd क्लास 4th क्लास की जो वैकेंसी होती थी, पूरी तरह ठेके पे है, और ठेकेदार जब चाहे लात मार के बाहर निकाल दे। और अब तो क्लास 1 पोस्ट पे भी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती हो रही है। और तो और जो मेहनत करके हमारे लोग IAS IPS बनते थे, अब तो डायरेक्ट लेटरल एंट्री से IAS बन रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्ट बन रहे हैं, और उसके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है। और जहां जहां डायरेक्ट नॉमिनेशन है, जहां सरकारें खुद नॉमिनेट करके बना देती है, वहां हमारे आदमी का एक का भी नंबर नहीं आता। तो ना हम व्यापार में है, ना हम पढ़ाई में बचे, ना नौकरियां बची। तो क्या ऐसा तो नहीं है एक साजिश के तहत दोबारा हमारे लोगों को गुलाम बनाया जा रहा हो?
क्या हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जो हालात है उससे पढ़ के कुछ बन पाएंगे? तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि और भी लोग बैठे हैं, सोचेंगे कि यार मंत्री जी ने ज़्यादा टाइम ले लिया। मैं सिर्फ ये सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूँ कि कृपया इन पे चिंतन कीजिए कि हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य क्या है। ऐसा तो नहीं है कि दोबारा हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, कि हमारे बच्चे हमारे ऊपर थूकेंगे नहीं, कि इनके होते हुए हमारे सारे अधिकार जो बाबा साहब ने दिए थे वो छिन गए और इन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए मैं करूँ, चाहे हम लोग किसी भी पार्टी में हो, लेकिन समाज के मुद्दे पे सब लोग एकजुट हो जाएं।